देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन। देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन। लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन रे भैया, याते नीचे नैन। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन। संत रहीम दास के इस दोहे को चरितार्थ करते हुए नजरें नीचे कर ना सुनवाई कर, फाइल के अनुसार सामने कौन खड़ा है, इससे बिना प्रभावित हुए जस्टिस श्री जे.के. माहेश्वरी अपने फैसलों से न्यायपालिका का सर ऊंचा कर गए। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी को नजरें नीचे कर फाइल देखते हुए सामने कौन खड़ा है से बिना प्रभावित हुए दिए तथ्यों के आधार पर दिए न्यायदान ने देश की न्यायपालिका का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जस्टिस माहेश्वरी जी अपने फैसलों में संत रहीम दास जी के इस दोहे को हमेशा याद रखते थे। दीन सबन को लखत है, दिनहि लखी ना कोय। जो रहीम दीनहि लखी, सो दीन बंधु सम होय। इसके साथ ही उनके द्वारा दिए गए कई निर्भीक होकर दिए गए ऐतिहासिक फैसलों एवं पद पर रहती हुई भी सभी को दिए सम्मान और आत्मीयता भरे व्यवहार के कारण वे चिरकाल तक के लिए अपनी अमिट छाप न सिर्फ न्यायपालिका के इतिहास में वरन उनको जानने वाले हर खास और आम व्यक्ति के मन में छोड़ गए हैं। जौरा के एक छोटे से गांव में सामान्य घर में जन्मे एक बालक ने छोटी सी गांव से कैसे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक का सफर तय किया, ये अत्यंत ही रोचक एवं प्रेरणादायी है। आइए देखते हैं जस्टिस श्री जे.के. माहेश्वरी जी की मध्य प्रदेश की छोटी सी गांव जौरा से देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक की प्रेरणादायी यात्रा। हम सब जज करते हैं, रोज करते हैं। लड़की ने कपड़े पहने, जज किया। बच्चे ने मन का करियर चुना, जज किया। किसी ने देर से शादी की, जज किया। हम सब जज करते हैं, हर बात पर, हर मोड़ पर। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसे सही मायने में जज करना था। उसे जज करना था किसी के अपराध को, उसे जज करना था किसी की बेकसूरी को, उसे जज करना था उन लाखों लोगों की जिंदगी को जो न्याय की आस के लिए उसके दरवाजे पर आते थे। और कभी कभी इतिहास बड़े शहरों में नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है छोटे कस्बों की सादगी में, जहां सपने बड़े होते हैं और साधन छोटे। जौरा की माटी से उठकर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की संघर्ष से शिखर तक, ये कहानी है जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। 29 जून सन 1961, जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। एक सादे मध्यवर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार में पहले से 7 भाई बहन थे और ये बच्चा सबसे छोटा था। अक्सर कहते हैं कि सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा देखता है, सबसे ज्यादा सीखता है, और शायद इसीलिए ये बच्चा सबसे ऊंचा उठा। ये वही जौरा था जहां 1972 में देश के सबसे कुख्यात डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था। एक ऐसी धरती जहां बगावत की भी अपनी एक परंपरा थी, और इसी धरती पर एक बच्चा पल रहा था जो एक दिन व्यवस्था का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। कुछ पैसे दे भी जाता तो वो पैसा भी पिताजी कभी किसी घर के काम के लिए नहीं यूज करते थे। उसे चुपचाप अपनी बाईं जेब में डाल देते और मौका लगने पर उस पैसे से चिड़ियों के लिए अनाज ले आते। वही चिड़िया जिनकी आवाज उन्हें सुबह सुबह जगाती थी। पिताजी का मानना था न्याय का कोई भेद नहीं होता, छोटे की फाइल भी उतनी ही जरूरी है जितनी बड़े की। ये सोच, ये संस्कार बेटे के रगों में उतर गए। माँ स्वर्गीय श्रीमती मोहन प्यारी माहेश्वरी, उन्होंने कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, लेकिन संस्कृत में उनका ज्ञान ऐसा था जो विद्वानों को भी चकित कर दे। माँ का कठोर अनुशासन, सुबह 4 बजे से पढ़ने उठाकर खुद घर की झाड़ू लगाने में लग जाती थी।
और झाड़ू लगाते हुए एक गीत गाती थी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार की कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। डेली गाई गई इन पंक्तियों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था और यही संस्कार पूरे घर में उतर गए। रामायण और गीता उनके जीवन का आधार थे। हर संदेश, हर सीख, हर डांट वो रामायण के दोहों के जरिए देती थी। 8 भाई बहन एक छत के नीचे, एक साधारण जीवन, लेकिन इस साधारण जीवन में असाधारण संस्कार थे। ग्रामीण परिवेश था, सुविधाएं सीमित थी। घर से 500-600 मीटर दूर जाकर कुएं से पानी खींचना और फिर उसे उठाकर घर लाना, गाय की सेवा करना, गोबर उठाना, कंडे थापना, कंधे पर रखकर आटे की चक्की तक आटा पिसवाने ले जाना, ये सारे काम करना और साथ में पढ़ाई भी उतनी शिद्दत से। बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए जब वे मुरैना गए तो परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि एक किराए का कमरा ले सके। एक परिचित की आटे की चक्की थी, उसी एक कमरे में दिन भर चक्की चलती, आटा पिसता रहता। गड़गड़ाहट के बीच भी जस्टिस माहेश्वरी की किताब खुली रहती थी। उसी के एक कोने में बैठकर वो घंटों पढ़ाई करते रहते, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई की कोई शर्त नहीं थी, पढ़ाई बस होनी चाहिए थी। रात होने पर जस्टिस माहेश्वरी उसी चक्की वाले कमरे में एक किनारे सो जाते थे। इस लगन के साथ पढ़ाई करते हुए भी वो बड़े भाई के लॉ ऑफिस में भी हाथ बटाते थे। किताबों की सफाई करना, फाइल्स अरेंज करना। उस दिन किसने सोचा होगा जिस क्षेत्र में वो देश के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, उसी क्षेत्र के एक ऑफिस में झाड़ू लगाने से शुरुआत की। यही उनकी मिट्टी थी, यही उनका स्वभाव था। जस्टिस माहेश्वरी हमेशा मानते थे, अगर प्लान बी होगा, ऑप्शंस होंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और वो इसे खुद फॉलो भी करते थे। मैंने एक अंग्रेजी का अखबार बांधा, मुझे याद है, सिर्फ इसलिए कि जो अंग्रेजी पढ़ना सीख जाए। तो जब इसने देखा कि भाई साहब इतना पढ़ते हैं, तो उसने भी पढ़ना चालू कर दिया, और वो जो क्रम था वो फिर उनके दिमाग में और जहन में इतना व्याप्त हो गया कि उन्हें पढ़ने की लालच हमसे भी ज्यादा हो गई। हिंदी परिवेश और हिंदी माहौल के बीच रहकर भी उन्होंने जानबूझकर इंग्लिश मीडियम चुन लिया था, ताकि पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। उन्होंने स्वयं को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहां इंग्लिश सीखना मजबूरी नहीं, आवश्यकता बन जाए। दोनों भाषाओं पे उनकी पकड़ उनके आगे के करियर में बहुत काम आई। प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से करने के बाद घर में विचार हो रहा था कि उन्हें कहीं बाहर भेजा जाए, तो एक रिलेटिव ने व्यंग करते हुए कहा, ये लड़का जीवन में कुछ नहीं करेगा, ये तो चपरासी भी बनने लायक नहीं है। माहेश्वरी जी उस व्यंग से डिमोटिवेट नहीं हुए, बल्कि उसे ही अपनी प्रेरणा बना ली। जौरा से निकलकर उन्होंने MLB कॉलेज, ग्वालियर से ग्रेजुएशन, LLB, LLM जैसी डिग्रीज हासिल की। वही MLB कॉलेज जहां से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पढ़ाई की थी। लेकिन पहली राह लॉ नहीं थी। शुरुआत हुई BSc से। डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिला, तो सब इंजीनियर वाला रास्ता सामने आया। फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन कॉल लेटर गलत पते पर पहुंच गया। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। बड़े भाई ने उन्हें लॉ प्रैक्टिस करने की सलाह दी थी। जस्टिस माहेश्वरी जब कॉलेज पहुंचे तो यारों के यार बन गए, लेकिन वो यारी सिर्फ मस्ती की नहीं थी। जब किसी दोस्त का हक मारा जाता तो यही नौजवान टीम तक पहुंचता था, अड़ जाता था, तब तक नहीं हटता था जब तक मांग पूरी ना हो जाए। न्याय का ये स्वभाव कॉलेज के कॉरिडोर में उतना ही था जितना बाद में कोर्ट के कॉरिडोर में। इधर पिताजी करीब 10 साल से पैरालाइज थे। परिवार में सबसे बड़े भाई स्वर्गीय श्री कौशल कुमार जी माहेश्वरी, जौरा मुरैना के एक नामचीन एडवोकेट। उनका रुतबा ऐसा था कि जब वो घर में एंट्री लेते थे, सभी छोटे भाई बहन शांत हो जाते थे। वो अकेले कमाने वाले थे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, और उनका दिल उतना ही बड़ा था जितना उनका नाम, और गरीबों की मदद उनके जीवन का उद्देश्य था। उन्होंने इतने लोगों की वकालत निशुल्क की जैसे वो अपने परिवार के सदस्य हों। यही मानवता, यही सेवा भाव जस्टिस माहेश्वरी के रगों में भी उतर गया। और फिर 1982 में वो क्षण आया जो किसी के भी जीवन को हिला देता है। 21 साल की उम्र में
पिताजी चले गए उस उम्र में जब इंसान खुद अपनी जिंदगी की नींव रख रहा होता है। मन में एक ही सवाल था, अब मेरा क्या होगा? लेकिन उस कठिन समय में बड़े भाई ने थाम लिया। स्वर्गीय एडवोकेट कौशल कुमार माहेश्वरी न केवल सहारा बने, बल्कि उन्होंने वकालत का रास्ता दिखाया, संघर्ष का महत्व समझाया और हर बाधा में वो साथ खड़े रहे। जैसे एक पिता अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ में थे भाई एडवोकेट विष्णु माहेश्वरी जो मुरैना में लॉ प्रैक्टिस करते थे, और भाई डॉक्टर रवि माहेश्वरी। तीनों भाइयों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया और आगे बढ़ाया। जस्टिस माहेश्वरी की जीवन संगिनी श्रीमती उमा माहेश्वरी, इनसे जब रिश्ता तय हुआ तो वो लड़की देखने भी नहीं गए थे, बड़े भाई ने सब फाइनल कर दिया। उमा जी ने LLB की हुई थी। एक गंभीर सीरियस व्यक्तित्व, न्यायिक यात्रा में भी निरंतर साथ निभाती चली गई। उनके योगदान की व्याख्या शब्दों में नहीं होती। बेटा मनु माहेश्वरी NLU कटक से पढ़े, 5 साल पढ़ते रहे और किसी को पता ही नहीं था कि वो किसके बेटे हैं, क्योंकि पिताजी ने साफ कहा था, मेरे नाम की वजह से तुम्हारी मेहनत में कमी आ गई तो तुम कभी अच्छे लॉयर नहीं बन पाओगे। मेरे नाम से नहीं, अपने काम से नाम बनाना। आज मनु माहेश्वरी इंदौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस में आ रहा था तो पापा जी ने मुझे एक लेटर लिख के दिया था कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए मेरे साथ या नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ हमेशा से बोलते थे कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। बोले आपको अगर प्रैक्टिस में आना है तो फिर आपको अपना नाम बनाना है। मैं जो हूँ, मैंने जो अचीव किया है वो मैंने अपनी मेहनत से अचीव किया। आपको जो अचीव करना है वो आपकी मेहनत से अचीव करना। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रयास किया कि पूरी ईमानदारी से मेहनत के साथ में काम करूं ताकि एक समय पे जाकर उनका नाम हो सके। मैंने बाकी लोगों की तरह शायद पापा जी के शुरुआती स्ट्रगल्स नहीं देखे हैं, बट मैंने पापा जी को देखा है कि वो रात में 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं और सुबह वापस से 5 या 6 बजे या शायद उससे भी पहले काम पर वापस से लौट जाते। मैंने आपसे सीखा है कि ईमानदारी से काम करना कितना ज़रूरी है। मैंने आपसे सीखा है कि लोगों की चिंता करना, उनका ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। मैंने आपसे सीखा है कि रिश्ते बनाना और निभाना कितना ज़रूरी है। और मैंने आपसे सीखा है कि 2 पैसे कमाओ या ना कमाओ, जिंदगी में इज्जत कमाना कितना जरूरी है। नमस्ते। और बेटी डॉक्टर दीक्षा माहेश्वरी रेडियोलॉजिस्ट है, कैंसर से जूझते लोगों के इलाज में मदद करने का इरादा रखती हैं। I still remember उन्होंने हमेशा हमें he has always asked us to see forward कि आप कैसे लाइफ में आगे प्रोग्रेस करो। पर उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया, जब मैं टीनेज में आई तब when it was time, तब उन्होंने मुझसे ऐसा बोला कि I know हम रिलेटिवली मैं फादर हूँ तुम्हारा, लेकिन फिर भी ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। तुम्हें कोई भी लाइफ में दिक्कत हो, कोई भी बात तुम्हें मुझसे शेयर करनी हो। हमने भी दिल्ली में ही मैंने पापा जी को जाना है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें पूरे निरंतर समय काम करते हुए देखा है। उसके बावजूद वो परिवार के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए, समाज के लिए, सब चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, जो अपने आप में हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि हम अभी ये सब चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं और वो उस मकाम पर जाकर भी सब चीज़ को प्रॉपरली कर पाते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जौरा उनकी जन्मभूमि थी और ग्वालियर उनकी कर्म भूमि बनी। 22 नवंबर 1985 जस्टिस माहेश्वरी ने MP स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया। वकालत की दुनिया में पहला कदम, और इसी दुनिया से उनके जीवन में एक और प्रकाश स्तंभ आया। लॉ की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी गुरु जस्टिस RC लाहोटी जी के साथ, और फिर सिविल जज का एग्जाम दिया। 1987 में सिलेक्शन भी हो गया। लाहोटी जी ने 1 हफ्ते तक एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पूछा, फिर एक दिन खुद ही बुलाया और पूछा, क्या सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जज बनकर तुम अपना घर चला पाओगे? और उस एक सवाल ने सिविल जज का रास्ता बंद कर दिया था। वो बाइसिकल से कोर्ट जाया करते थे, लेकिन बाइसिकल हमेशा कोर्ट परिसर से 100 मीटर दूर खड़ी करते थे। कोट और गाउन हाथ में लेकर पैदल कोर्ट जाते थे। ये केवल एक आदत नहीं, बल्कि प्रोफेशन की गरिमा के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक थी।
सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल डिग्निटी से समझौता नहीं किया। माहेश्वरी जी हमेशा मानते थे द डिग्निटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। जस्टिस माहेश्वरी हमेशा कहते हैं कि पद, प्रतिष्ठा और सम्मान व्यक्ति को नहीं बनाते, बल्कि अपने पेशे के प्रति सम्मान उसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर.सी. लाहोटी, उस वक्त वो ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। जस्टिस माहेश्वरी ने उनके साथ वकालत की बारीकियां सीखी, न्यायिक प्रक्रिया के हर पहलू को समझा और कानून की गहराई को आत्मसात किया। ये सीख आगे चलकर उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ले गई। लाहोटी साहब अक्सर मुझसे कहा करते थे कि जितेंद्र बहुत आगे जाएगा। कहते थे कि वो कार्य के प्रति बहुत ईमानदार है और सिंसियर है। शुरुआत में एक छोटा सा किराए का कमरा, वही ऑफिस था, वही बेडरूम था। दिन में कोर्ट, रात को उसी कमरे में नींद पूरी हो जाती थी। सुबह 4 बजे ऑफिस पहुंच जाते, दिन भर कोर्ट में मेहनत, फिर देर रात 1 बजे 2 बजे तक काम, क्योंकि वकालत का ऐसा जुनून था कि परिवार के लोगों ने उन्हें कई बार आधी रात में नींद में केसेस का डिक्टेशन देते हुए सुना। जब चाचा जी ने प्रैक्टिस चालू करी, इस रूम में रहते थे। ये एक रूम था अंदर, यहाँ कूलर लगा हुआ था हमारा और यहाँ हम लोग रहते थे। ये कमरा था एक, बस इसी कमरे में रात को सोना और दिन में ऑफिस। जुनून जब यहाँ तक पहुंचे तो सफलता कहीं रुकती है। जस्टिस माहेश्वरी इतने जेनरस थे, वो कभी जूनियर्स का साथ नहीं छोड़ते थे। एक बार की बात है, एक जूनियर एडवोकेट आए और बोले, आपके पास तो क्लाइंट्स भी हैं, पैसा भी है, हमारा तो काम ही ठप है जी, घर में छत डलवानी है, पैसे ही नहीं है। जस्टिस माहेश्वरी ने बिना एक पल सोचे ड्रॉर खोला, जो भी पैसा था निकाल कर दे दिया। बोले, जाओ, छत बहुत जरूरी है, पहले वो डलवाओ। वो एक समय ऐसा था जब भाई साहब ने मेरी मदद की और उसके बाद मदद को स्वीकार नहीं किया, वापस करने स्वीकार नहीं किया। और एक रूल था उनका, जो सक्षम नहीं, जिसे न्याय की जरूरत है, उसका केस बिना एक पैसा लिए लड़ते थे। उनके 35% केसेस हमेशा विदाउट फीस ही चलते थे। कई बार तो पेपर चार्जेस भी खुद भरते थे। और हाँ, बाकी के 65% केसेस में जितनी फी तय होती, उसमें 1 पैसा छोड़ते भी नहीं थे। न 1 रुपया ज्यादा, न 1 रुपया कम। वो केस लेने से पहले एक बात हमेशा कहते, लॉ पॉइंट पर हो सके तो करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा तो करूंगा, वरना क्लाइंट को प्रॉमिस ही नहीं करूंगा। धीरे धीरे वो जूनियर से कब सीनियर एडवोकेट बन गए, इसका एहसास उन्हें भी नहीं हुआ। ग्वालियर बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी पद का इलेक्शन लड़ा। पॉपुलैरिटी इतनी थी कि सर्वाधिक मतों से इलेक्शन जीते। 2001 में एमपी स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन, पूरे मध्य प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया। कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, सिविल और सर्विस मैटर्स में उनकी पहचान पूरे क्षेत्र में हो चुकी थी। जब वो बार काउंसिल के मेंबर थे तो लोग उन्हें अशोकनगर कोर्ट की बिल्डिंग दिखाने ले गए, जो बेहद जर्जर हालत में थी। लेकिन जस्टिस माहेश्वरी ने खुद पीआईएल लगाई और पूरी बिल्डिंग की मरम्मत करवाई। एमपी हाई कोर्ट एसोसिएशन के सचिव के नाते हाई कोर्ट भवन ग्वालियर की स्थापना में वकीलों की आकांक्षाओं की पूर्ति की। आगे चलकर जस्टिस माहेश्वरी की अध्यक्षता में पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ। चाहे वो 137 कोर्ट्स वाला सबसे बड़ा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, या वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या रीवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, लाइब्रेरी के निर्माण में भी उस समय एडवोकेट जेपी गुप्ता जी के साथ मिलकर जस्टिस माहेश्वरी ने तन मन धन लगाकर उच्च न्यायालय के पुस्तकालय का कार्य पूरा करवाया। 2001 का वक्त, चंबल नदी से रेत माइनिंग होती थी। कई ठेकेदारों ने अप्रोच किया, लाखों रुपए ऑफर किए, उन्होंने साफ मना कर दिया। रेत माफियाओं ने पैसे रिजेक्ट होते देखा तो थ्रेट्स देने शुरू किए, कई धमकियां दी। लेकिन माहेश्वरी जी भी चंबल की धरती से आते थे। वो केस जीता और रेत माफियाओं को मुंह की खानी पड़ी। वर्षों संघर्ष चला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जस्टिस माहेश्वरी जी लाहोटी जी की हर बात मानते थे। वो ही उनके मेंटोर थे, वो ही उनके गुरु थे। और उनकी एक सीख जो हमेशा उनके साथ रही, अ चेयर शुड नॉट राइड यू, यू शुड राइड द चेयर। ये बात उन्होंने एक लेटर में लिख कर दी थी और वो लेटर माहेश्वरी जी ने जीवन भर
संभाल कर रखा। 25 नवंबर 2005 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति हुई। एक लॉयर जज बन गया। एक जज के तौर पर भी वो लगातार काम करते गए। आराम और रिलैक्स क्या होता है, जस्टिस माहेश्वरी बिल्कुल नहीं जानते। जब कोर्ट की छुट्टी होती थी तो वो और फोकस के साथ काम करते थे। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर हाई कोर्ट, जहां काम हो वहां वैकेशन हियरिंग लेकर काम करने चले जाते। उनके लिए हॉलिडे का मतलब काम की डायरेक्शन बदलना था, काम बंद करना नहीं। जस्टिस माहेश्वरी मानते थे न्याय वक्त रहते ना मिले तो ये न्याय किसी काम का नहीं। लोगों में आज भी मशहूर है, माहेश्वरी जी की बेंच में डीले नहीं, डिसीजन होता है। सब जानते थे केस उनकी बेंच में गया तो सुनवाई जरूर होगी। एमपी हाई कोर्ट में उनके कार्यकाल के दौरान यूनिसेफ के सहयोग से जुवेनाइल जस्टिस और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में बहुत काम किया। अगर कोई बच्चा अनाथ अवस्था में पाया जाता था तो माहेश्वरी जी इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था, यदि कोई बच्चा अनाथ व्यवस्था में पाया गया तो संबंधित अधिकारी नहीं बचेगा। अधिकारियों को पता था माहेश्वरी जी रात 12 बजे भी डीएम या संबंधित अधिकारी को फोन कर सकते हैं। जस्टिस माहेश्वरी ने लोक अदालत को भी नया आयाम दिया। वो लॉयर्स के साथ देर रात तक लोक अदालत की तैयारियों पर काम करते थे और फिर जिस दिन लोक अदालत होती थी उस दिन देर रात तक काम जारी रहता। वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्पोजल जजेस के रूप में उनका नाम आज भी लिया जाता है। इतना ही नहीं, बार और बेंच के बीच में जब भी मतभेद होता वो हमेशा सॉल्यूशन मैन बनकर सबको साथ बैठाकर हाथ के हाथ मामला सुलझा देते। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 14 साल की सेवा के बाद 7 अक्टूबर 2019 को एक नया फेज शुरू हुआ। नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश, एक नया राज्य, एक नई हाई कोर्ट। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को नवगठित आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने जुडिशरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर जीरो से बिल्ड करना था। हायर जुडिशियल सर्विसेज के रूल्स नहीं थे, सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज के रूल्स नहीं थे, जेंडर सेंसिटाइजेशन के रूल्स भी नहीं थे, लॉ क्लर्क्स के रूल्स नहीं थे। सब कमिटीज बनाई, ड्राफ्ट्स तैयार किए। 2000 से अधिक जुडिशियल ऑफिसर्स के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स सालों से पेंडिंग थे, क्लियर किए। 500 से अधिक विजिलेंस कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, निपटा दी। ग्राम न्यायालय की स्थापना की और उसके नियम बनाए और सिर्फ 15 महीनों में 4700 से ज्यादा केसेस डिस्पोज किए। इसी दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय भी दिए। जब तेलुगु भाषा को हटाकर सरकारी स्कूल्स को पूरी तरह इंग्लिश मीडियम किया गया, तब माहेश्वरी जी ने बच्चों की मातृभाषा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिया। और जब एक बार किसी राजनीतिक दल ने सरकारी बिल्डिंग्स को अपने पार्टी के फ्लैग के रंगों के लिए रंग दिया, जो नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, इस विषय पर दायर पीआईएल में उन्होंने निर्णय दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकारी बिल्डिंग्स को अपने पार्टी कलर्स में नहीं रंग सकती। इस निर्णय को आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म रखा। फिर मार्च 2020, पूरी दुनिया थमी हुई थी। कोविड-19 के कारण लोग घरों में बंद थे, न्यायालय बंद थे, न्याय की प्रक्रिया रुक गई थी। 25 मार्च 2020 को देश में किसी भी कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग पहले कभी भी नहीं हुई थी। जस्टिस माहेश्वरी ने ही पहली बार इसकी शुरुआत की। आंध्र प्रदेश भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के अनुसार माहेश्वरी जी ने सिर्फ 18 जजेस के साथ 94,000 से अधिक केसेस सुने, इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट। लेकिन सोच थी, नयापन था और हमेशा सीखने की ललक थी। घर के छोटे बच्चों से कहते थे, मुझे ये टेक्नोलॉजी सिखाओ, ये काम कैसे करती है। ये टेक सीखने का जुनून शुरू से था। जब स्टेनो केस डिक्टेशन लेने नहीं आ पाता था तो वो काम रोकते नहीं थे, टेप में डिक्टेशन रिकॉर्ड करके स्टेनो को दे देते थे। किसी भी हाल में ना रुकना, यही उनका नेचर था। माहेश्वरी जी का दिल हमेशा उनके साथ होता था जिनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। कोविड के उन भयावह दिनों में एक खबर आई, इलुरु स्थित ECIS मेडिकल कॉलेज में हेल्थ वर्कर्स के पास PPE किट्स नहीं थी।
जो लोग दूसरों की जान बचा रहे थे उनकी अपनी जान खतरे में थी। 26 मई 2020 जस्टिस माहेश्वरी जी की बेंच ने सिर्फ आदेश नहीं दिया, उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को कहा, जाओ अस्पताल में जाकर देखो मरीजों की स्थिति, वार्ड की व्यवस्था, आइसोलेशन फैसिलिटीज, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, हेल्थ वर्कर्स को जरूरी सुरक्षा मिल रही है या नहीं, सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और लॉकडाउन में जो माइग्रेंट वर्कर्स सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, उनके लिए भी ऑर्डर्स दिए। टेम्परेरी शेड बनाने का, 48 घंटे के अंदर उन्हें बस या ट्रेन से घर पहुंचाने का। सारफेजी एक्ट के तहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल अटैच था, उसे कोविड पेशेंट्स के लिए खुलवाया। महामारी के दौर में जस्टिस माहेश्वरी सिर्फ एक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा को समझने वाले, संवेदनशील और जनहित के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को उजागर किया। मई 2020 विशाखापट्टनम, एलजी पॉलीमर्स का स्टायरीन गैस लीक, लोग मर रहे थे, पूरा इलाका दहशत में था। जस्टिस माहेश्वरी की बेंच ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी गठित की, कंपनी के प्रेमाइसेस सीज करने का आदेश दिया, डायरेक्टर्स के पासपोर्ट्स जब्त करवाए, देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी। जनवरी 2021 ट्रांसफर का ऑर्डर आया, उन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। जस्टिस माहेश्वरी सिक्किम जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जो आज तक के जुडिशरी के इतिहास में शायद ही किसी जज ने महसूस किया हो। नमस्कार, एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और चलिए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी को 14 माह में ही 32 आपराधिक मामलों के आरोपी मुख्यमंत्री जगन रेड्डी द्वारा की गई शिकायत के बाद सिक्किम ट्रांसफर किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस एवं आम जनता ने उन्हें अभूतपूर्व विदाई दी। हजारों आम नागरिक हाथों में तिरंगे झंडे लिए चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी के जयकार करते विदाई देने एकत्रित हुए। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी चीफ जस्टिस के ट्रांसफर पर जनता ने भावुक हो ऐसी भावपूर्ण विदाई दी हो। आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी के सिक्किम चीफ जस्टिस ट्रांसफर के बाद देश के इतिहास में पहली बार हजारों की संख्या में स्त्री पुरुषों ने हाथों में तिरंगे झंडे ले कतारबद्ध खड़े होकर मुख्यमंत्री जगन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के राजनीतिक विरोधियों एवं आम जनता पर किए जा रहे जुल्मों से घायल लोगों को अपने न्याय द्वारा सुकून दे रहे चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी को भावभीनी विदाई दी। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट जजेस द्वारा भी चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं श्रीमती उमा माहेश्वरी को एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम से विदाई दी। When Brother Justice Durga Prasad, Justice Praveen Kumar was saying about my working in the High Court, I was thinking, really, am I of that? I found all this is an exaggeration to me. In fact, my all work made it simple.
my all work, made it so in a concentrated way by all my brother and sister judges. I have done nothing. In fact, the credit has come to me. One Hindi poet has said, "Learn हार कोई और है, then हार कोई और." I feel credit is coming to me by those who deserve this credit. And I give them all the credit which they have given to me. Above all, leaving this issue, credit goes to whom or not, the paramount consideration is the institution. I came here, I found that I came in a prestigious institution, Andhra Pradesh High Court. I always felt that for a prestigious institution, how I have to work. Thereby, I should make a mark for better prestige of this institution. I made all attempt with the help of all of you that the Andhra Pradesh High Court may make their mark and left some footstep which can be followed by the others. May it be of a conference, may it be of the meetings, may it be for development of the applications, may it be for the rules, but the overall thinking was that how the Andhra Pradesh High Court may put and give a remark to everyone. So far as my working is concerned, I born in a very normal family, came from a village background. Since then, I thought that except the hard labor, I cannot go ahead. I was not a born intelligent, and I do not want to be intelligent. By my hard labor, I have tried to be diligent. And I made this much effort. And if it is beneficial to all, then it may be regarded by everyone. I do not know I deserve for all the applauses as was said to me, but I want to make some comments to my brother and sister judges and conveying Brother Joymala Bagchi that what a cooperation I could have from all my brother and sister judges. You would realize in few months. When I came here and I discussed with Justice Praveen Kumar, Justice Sai Durga Prasad, Justice Sitaram Murthy was there at that time. They have said me very meticulously. They said, this happens. I discussed, can we go ahead for this? We will not go to change any of the tradition. Can we enrich it? And after their discussion and consultation with all, I made all attempts with their help, which is today you are feeling. In every meeting I found
very live discussion. Even in participation in the judicial conference, I cannot say that because being a Chief Justice, I have to thought that my brother and sister judges are so prepared, so I have to prepare more to be at par with them. And in fact, this concerted effort has brought everything into a success. And within a few time, you will feel it. I can say as a bench partners of my judges, I make it a point that initially I will sit with all of my judges for a day or two. I sit with, at that time only 14 judges were there. I sit with all of my 14 judges for a day or two. Thereafter, I sit with so many judges. Justice Venkat Ramanna knows, Justice Shyam Prasad knows, Justice Jayasudya and Lalita. They sit for a long time, for pretty long time with me. After discussion, if I have said to you, please write, then they know what they have come with us, what you have found. Yeah, all right, you have written, fine. You let me know the things. I will go by the same. Once a day I remember, we have heard one writ appeal, Lalita was with me. We were of the opinion it should be dismissed. Justice Lalita brought and come with a point, sir, this is a point. I said list it for re-hearing because the result would be changed. So list it for re-hearing. We have listed that case for re-hearing. We could not hear it. It will become. But I found that our brother and sister judges, the point which I want to make it, were so meticulous that if I assign some work, then they will not discharge it so lightly. They will discharge with full of their responsibility and they will come up with a right solution to me. So once such a support you find in a High Court and you have come as a Chief Justice or as J1, then I think you can enrich the institution which are the traditions of the Andhra Pradesh High Court. And I say that you all are in fact my inner strength. You all have done whatever I think I have never expected when I come here in the state of Andhra Pradesh. So, मध्य प्रदेश में जन्मे जस्टिस जेके महेश्वरी की 7 अक्टूबर 2019 को आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई गई थी। अपने 14 माह के कार्यकाल में चीफ जस्टिस जेके महेश्वरी ने 4,620 मामलों का फैसला किया। कोरोना काल में भी 1,26,084 मामले वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में दर्ज किए गए तथा 18,233 मामलों में फैसले सुनाए। जस्टिस राकेश कुमार की बेंच द्वारा 3 राजधानी बनाने पर स्टे देने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, जो कई माह जेल में गुजार चुके हैं, 32 मामले के आरोपी हैं, जिसमें से 11 केस में सीबीआई तथा 8 केस में ईडी चार्जशीट पेश कर चुकी है, द्वारा देश की सुप्रीम कोर्ट के द्वितीय वरीयता के वरिष्ठ जज एवं चीफ जस्टिस जेके महेश्वरी पर खुलेआम पत्र लिखकर आरोप लगा पत्रकार वार्ता ली थी। माना जा रहा है कि इसी के दबाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर किया गया है। जगन रेड्डी द्वारा सुप्रीम कोर्ट जज एवं चीफ जस्टिस पर पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाने के खिलाफ वरिष्ठ वकील श्री उपाध्याय द्वारा लगाई गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका को भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आगे भी इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ। धन्यवाद। जब वो आंध्र प्रदेश छोड़ने के लिए निकले, अमरावती में लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे। करीब 4 किलोमीटर की लंबी ह्यूमन चेन, उन सबके हाथों में तिरंगा था। पूरे सड़क पर फूल बिछे थे। उन्होंने लोगों से पूछा, इतने फूल मेरे विदाई में क्यों? लोगों ने जवाब दिया, आपकी वजह से ही ये फूल बचे हैं सर। फेयरवेल स्पीच में वो भावुक हो गए। उन्होंने सारा क्रेडिट अपने कोलीग्स को दिया, स्टाफ को दिया। बोले, I born in a very normal family, came from a village background. I thought that accept a hard labor and I do not want to be intelligent. By my hard labor I have tried to be diligent. जो आज भी आंध्र प्रदेश के लोगों के दिलों में गूंजता है।
People like me will come and go, but the action and contribution for the institution needs to leave a mark to be remembered. एक लॉ क्लर्क ने उनकी विदाई पर एक कविता लिखी थी। डियरेस्ट चीफ जस्टिस सर, मैंने चांद से पूछा कि आज तुम इतने ठंडे क्यों पड़ गए हो। उसने कहा, क्योंकि कल से मैं उस इंसान को गर्माहट नहीं दे पाऊंगा जो लोगों के साथ न्याय करने के लिए रात रात भर जागता रहता है। मैंने आसमान से पूछा कि आज इतना अंधेरा क्यों है। उसने कहा, क्योंकि आज मैं आंध्र प्रदेश के इतिहास का सबसे उदास दिन देख रहा हूं। मैंने हवा से पूछा, तुम आज इतनी उदास क्यों हो। उसने कहा, क्योंकि कल से मैं सच्चाई और अच्छाई के गालों को छू नहीं पाऊंगी। मैंने परिंदों से पूछा कि आज तुम सब खामोश क्यों हो। उन्होंने कहा, क्योंकि कल से हम बेजुबानों की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। मैंने इस मिट्टी से पूछा कि आज तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा, क्योंकि कल से इस कड़ी मेहनत के कदम मुझ पर नहीं पड़ेंगे। मैंने न्याय की देवी से पूछा कि आज आप इतनी फूट फूट कर क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा, क्योंकि आज मेरा सबसे लाडला बच्चा इस धरती को छोड़कर जा रहा है। मैंने समंदर से पूछा कि आज तुम दहाड़ क्यों नहीं रहे हो। उसने कहा, क्योंकि कल से मैं इंसाफ की दहाड़ नहीं सुन पाऊंगा। ये कविता उस समय आंध्र प्रदेश की जनभावना को बखूबी दिखाती है। इस कविता में लिखी बात सच साबित हुई। सिक्किम में भी उन्होंने अपना काम बखूबी किया। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पर सरकार को पुल अप किया। ओल्ड एज होम्स की स्थापना की दिशा में कदम उठाए। NLU सिक्किम स्थापित किया। फार्मा कंपनीज के एफ्लुएंट्स पर सख्ती की। 31 अगस्त 2021 जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में ओथ लिया। यह वर्षों के संघर्ष का फल था, उनकी तपस्या का प्रमाण था, अनुशासन का परिणाम था, न्याय के प्रति अटूट निष्ठा की जीत थी। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का सपना माहेश्वरी जी ने वकालत के दिनों में भी देखा था, लेकिन उस समय व्यवहारिक रूप से यह आसान नहीं था। उनकी किस्मत में सुप्रीम कोर्ट आना लिखा था, एडवोकेट के रूप में नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। 2 फरवरी 2024 से लेबर लॉ, आर्बिट्रेशन लॉ, एनर्जी लॉ, सर्विस लॉ, कंपनसेशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, प्रॉपर्टी टैक्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इन सभी महत्वपूर्ण मैटर्स का रोस्टर उनके हाथों में था। सुप्रीम कोर्ट में उनके कई ऐतिहासिक निर्णय रहे। पहला निर्णय, मेडिकल इमरजेंसी और जीवन का अधिकार, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसने देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने देश के स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। संकट के समय एक एक पल की कीमत को समझते हुए एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम को प्रभावी और आधुनिक बनाने के कड़े निर्देश दिए। दूसरा निर्णय, जुवेनाइल जस्टिस, न्याय की चौखट से निकला एक और ऐसा संवेदनशील फैसला जिसने बाल अधिकारों के संरक्षण की एक नई लकीर खींच दी। जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश की पैनी नजर एक बड़ी प्रशासनिक चूक पर पड़ी। उन्होंने पाया कि एक नाबालिग का कस्टडी सर्टिफिकेट किसी करेक्शनल होम यानी सुधार गृह के बजाय एक रेगुलर जेल से जारी किया गया था, और व्यवस्था की इस असंवेदनशीलता पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी नाबालिग को रेगुलर जेल सिस्टम की सलाखों के पीछे रखना सीधे तौर पर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का खुला उल्लंघन है। इस गंभीर मानवीय चूक का तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन यानी मुआवजा देने का एक ऐतिहासिक निर्देश जारी किया। भविष्य में ऐसी गलतियों को हमेशा के लिए रोकने के लिए एक सख्त SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का भी आदेश दिया। तीसरा निर्णय, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, 1 मई 2023। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां शादी की बुनियाद पूरी तरह ढह चुकी हो, रिश्ता सिर्फ कागजों पर बचा हो और 2 लोग सालों से एक दूसरे से अलग जी रहे हो। लेकिन तब का कानून कहता था 6 महीने रुकिए, फिर कोर्ट आइए, फिर इंतजार कीजिए, और जब एक पक्ष तैयार ना हो तो ये सिलसिला सालों, कभी कभी दशकों तक चलता रहे। इंसान टूटता रहता था, जिंदगी ठहरी रहती थी और इंसाफ कोसों दूर नजर आता था।
इस मानवीय पीड़ा को खत्म करने के लिए सामने आई माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसका हिस्सा स्वयं जस्टिस माहेश्वरी भी थे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, आर्टिकल 142 के तहत इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की स्थिति में सीधे डाइवोर्स दे सकता है, चाहे एक पक्ष विरोध भी कर रहा हो। ये निर्णय उन लाखों लोगों के लिए था जो सालों से टूटे हुए रिश्तों के बोझ तले दबे थे। न्याय को मानवीय पीड़ा समझने का माध्यम बनाया। चौथा निर्णय, भारतमाला एक्सप्रेसवे दुर्घटना और सड़क सुरक्षा। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हुआ एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजस्थान के फलोदी क्षेत्र में एक धार्मिक यात्रा पर जा रहे 22 से अधिक लोगों की इस दुर्घटना में असमय मृत्यु हो गई। इस घटना की गंभीरता ने माहेश्वरी जी को झकझोर के रख दिया। उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। मामले की पड़ताल पे पाया गया, हाईवे के किनारे अवैध रूप से चल रहे ढाबों के बाहर बड़ी संख्या में ट्रक्स खड़े रहते थे, जो सुबह घने कोहरे में पीछे से आने वाले वाहनों के लिए जानलेवा काल बन जाते थे। न्यायालय ने वक्त गंवाए बगैर अथॉरिटीज को तत्काल और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक्सप्रेसवे के किनारे भी सभी अवैध ढाबे हटाए गए और अवैध पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के इस न्यायिक आदेश का असर ये हुआ कि देखते ही देखते भारतमाला एक्सप्रेसवे के उस पूरे हिस्से में दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई। पांचवा निर्णय, पॉश एक्ट और महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा और सम्मान को समर्पित एक ऐसा युगांतरकारी फैसला जिसने कानूनी बारीकियों से ऊपर उठकर लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस को सर्वोपरि माना। एक महिला IRS ऑफिसर द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत का एक बेहद जटिल मामला न्यायालय के सामने आया। विवाद यह था कि आरोपित अधिकारी एक अलग विभाग से था। तकनीकी नियमों के अनुसार पीड़ित महिला को न्याय के लिए आरोपी के विभाग की ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के चक्कर काटने पड़ते, जो किसी भी पीड़िता के लिए बेहद असहज और मानसिक दबाव पैदा करने वाली स्थिति होती। इस व्यवस्था को बदलते हुए माननीय न्यायालय ने पॉश एक्ट की व्यापक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी पीड़ित महिला को आरोपित के कार्यस्थल पर जाकर शिकायत दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। निर्णय में स्पष्ट किया गया, महिला अपने स्वयं के वर्क प्लेस की ICC के समक्ष भी शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। ये ऐतिहासिक निर्णय साबित करता है कि कानून केवल शब्दों का पुलिंदा नहीं, बल्कि समाज की आधी आबादी को एक सुरक्षित, सुलभ और प्रभावी शिकायत तंत्र देने का सबसे मजबूत माध्यम है। छठा निर्णय, 2024 में सुरेंद्र अलियास सुंडा मामले की सुनवाई के दौरान सुरेंद्र नाम का ये कैदी महज 2 साल 5 महीने की सजा काटकर ही जेल से बाहर आ गया था। नियम के मुताबिक आजीवन कारावास काट रहा कोई भी कैदी 14 वर्ष की सजा पूरे करने के बाद समय से पहले रिहाई यानी प्री मैच्योर रिलीज के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते इस नियम का गलत फायदा उठाया जा रहा था। सुंदर नाम का ये कैदी महज 2 साल 5 महीने की सजा काट कर ही जेल से बाहर आ गया था। माननीय न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ सुंदर बल्कि ऐसे कई अन्य कैदियों को तुरंत वापस जेल भेजने का सख्त आदेश दिया। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश की नजर व्यवस्था के एक दूसरे स्याह पहलू पर भी पड़ी। देश के जेलों में बड़ी संख्या में ऐसे कैदी भी सड़ रहे थे जो अपनी 14 साल की अनिवार्य सजा पूरी कर चुके थे, लेकिन जानकारी के अभाव या फाइलों के दबे होने के कारण वे आवेदन तक नहीं कर पा रहे थे। इस मानवीय और प्रशासनिक संकट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोर्ट ने NIC के सहयोग से पूरे प्रोसेस को टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और ऑटोमेटेड बनाने का ऐतिहासिक निर्देश दिया। इस नए सिस्टम के तहत जैसे ही कोई कैदी 14 वर्ष की सजा पूरी करता है, सेंट्रल डैशबोर्ड पर उसका नाम ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है। बिना किसी कागजी कार्रवाई और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के सीधे कैदी के परिवार को इसकी सूचना पहुंच जाती है। सेंट्रल डैशबोर्ड, डिजिटल सिग्नेचर्स और ऑनलाइन प्रोसेसिंग के जरिए पूरी प्रक्रिया को 100% पेपरलेस बना दिया गया है। 7वां निर्णय, संदेसरा ब्रदर्स और स्टर्लिंग बायोटेक का मामला पूरे देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह प्रश्न था
यदि आरोपी द्वारा जनता का बकाया पैसा वापस लौटाया जा रहा है, बैंकों का डूबा धन रिकवर हो रहा है, तो फिर कानूनी कार्रवाई को खींचने का क्या औचित्य रह जाता है? जस्टिस माहेश्वरी के ये कुछ ऐतिहासिक फैसले, जिसने सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, वुमेन सेफ्टी, जुवेनाइल राइट्स और प्रिजन रिफॉर्म्स में टेक इनोवेशंस जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने कानून को मानवीय संवेदना से जोड़ा। 14 मई 2025 को जस्टिस जितेंद्र माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर कोलिजियम के सदस्य बन गए। वो कोलिजियम जो देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति और ट्रांसफर के निर्णय लेता है, जो देश की न्यायपालिका का भविष्य तय करता है। जौरा का एक साधारण घर का बालक आज देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था के 5 सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक। लेकिन ऊंचाइयां छूने के बाद भी वो जमीन नहीं भूले। जौरा स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर, वर्षों पुराना मंदिर, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। आदरणीय जितेंद्र माहेश्वरी जी जस्टिस के प्रयासों से सफल हुआ और इस स्थान को एक नई प्रतिष्ठा और शोहरत दिलाने में उनका अहम योगदान रहा है। अपने व्यस्ततम शेड्यूल के बावजूद इसकी देखभाल करते रहे और इसी मंदिर में उन्होंने एक वैदिक पाठशाला शुरू करवाई, जहां धर्म और संस्कृति बच्चों में बचपन से ही पिरोई जाती है। और बचपन में जो गाय की सानी करते थे, गोबर उठाते थे, कंडे थापते थे, वो गौ सेवा आज भी जारी है। आज के समय में व्यक्ति जब ऊंचाइयों पर चढ़ता है, तब काम के बोझ एवं चारों ओर से मिलने वाले जय घोष से परिवार को समय देना उसे कठिन हो जाता है। किंतु जितेंद्र भैया ने यह साबित कर दिया कि उच्चतम सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी परिवार का श्रेष्ठ संचालन संगठन कर सकता है। जिस काम को वो हाथ में लेते थे उसकी पूरी लगन थी करने की, शुरू से ही। बस जिस काम की करने की ठान लेते थे वो पूरा काम करके ही छोड़ते थे। बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है, तो वो हमेशा माँ का ही आदर देते थे। बाप की जिंदगी का एक नया शांत तो बेहद खूबसूरत अध्याय शुरू हो रहा है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ हैं, खुश हैं और आपका आशीर्वाद इन बच्चों पर सब पर आपका बना रहे। माता जी की स्मृति में हर साल एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। दिल्ली, इंदौर और ग्वालियर के टॉप डॉक्टर्स एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा सब एक साथ 5000 से ज्यादा गरीब मरीजों का इलाज, दवाइयां बिल्कुल निशुल्क। सीरियस केसेस में ऑपरेशन भी, आगे के इलाज का भी इंतजाम। यही थी स्वर्गीय मां मोहन प्यारी की सीख, यही थी स्वर्गीय पिता सूरजमल की विरासत, यही थी स्वर्गीय भाई कौशल कुमार की प्रेरणा। एक साधारण परिवार का बालक आज देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। जौरा से जो सफर शुरू हुआ वो रुका नहीं, थमा नहीं, झुका नहीं। कुएं से पानी खींचने वाले हाथों ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की। आटे की चक्की पर बैठकर पढ़ने वाली आंखों ने लाखों लोगों को न्याय दिलाया। लॉ ऑफिस में झाड़ू लगाने वाले कदमों ने सर्वोच्च न्यायालय तक का रास्ता नापा। और क्या ये सफर यहीं खत्म हुआ? इज इट अ फुल स्टॉप? नो, द स्टोरी टू बी कंटिन्यूड। उनकी सेवानिवृत्ति उनकी जीवन यात्रा का अंत नहीं है, ये एक सुनहरे सफर का आगमन है। क्योंकि जिसने जीवन में कभी रुकना नहीं सीखा, वो भला सेवानिवृत्ति में कैसे रुकेगा? अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता, और जब परिवार का साथ हो तो हर कठिनाई का सामना करना आसान होता है। वो हमेशा कहते, मसला ये नहीं कि दर्द कितना है, मुद्दा ये है कि परवाह किसको है। उनकी फेयरवेल की स्पीच की ये लाइंस ने सबको भावुक कर दिया। सफर लंबा था मगर ठीक से गुजर गया। कुछ बिखरे हुए लम्हों को यादों में पिरोकर भर गया। वे वजह तो नहीं थी, पर अब तकलीफ न देंगे। थोड़ी ही सही, पर यादों में जरूर रहेंगे। इसे अलविदा न समझिए ये जनाब, क्योंकि इस गली में नहीं तो फिर किसी और मोड़ पर मिलेंगे। अब जो इस सफर खत्म हुआ है, बस इतनी सी दुआ साथ ले जाएं कि इंसाफ आम लोगों के दिलों में हम यूं ही जिंदा पाएं। The rose will come off, but
the student of law inside J.K. Maheshwari will never retire or ever be tired. ये कहानी है जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी की। ऐसे कर्मयोगी को नमन। सम्माननीय सदन, आज मैं जब बैठा था और सबको सुन रहा था तो एक विचार विचित्र बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। जिस व्यक्ति का समय अधिकांशतः दूसरों की दलीलें सुनने में गया हो, आज वो व्यक्ति अपने बारे में इतना कुछ सुन रहा है जिसकी जानकारी मैंने कभी महसूस नहीं की। बात ये नहीं कि आपने क्या कहा, उस बात की जो अंदरूनी गहराई है वो ये है कि जब मैं ये सब सुन रहा था तो आपकी ओर से जो अपनेपन का एहसास था, वो अपनेपन का एहसास मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी वोकेबुलरी के शब्द उस एहसास के लिए बहुत छोटे हैं। मैं देखता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति की कमाई, पैसा कमा लेना, पद प्रतिष्ठा हासिल कर लेना, उपलब्धियां हासिल कर लेना, क्या यह उस व्यक्ति की कमाई है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमूल्य धरोहर यदि कोई है तो अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के दिलों में कोई स्थान पा लेना होता है। और यदि वो स्थान पा लेना ही अमूल्य धरोहर है तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने वो अमूल्य धरोहर आप लोगों से प्राप्त की है। सबसे पहले जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने पितरों को नमन करता हूँ। पितरों को नमन करता हूँ। भगवान मनकामेश्वर की प्रेरणा से जो शहर जौरा का मंदिर है, मैं उनको नमन करते हुए आप जैसे उपस्थित ईश्वर अंश जो भी हैं सभी को मैं अपने अंतर मन से प्रणाम करता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मेरी ज़िंदगी में मैं जौरा से चला और उच्चतम न्यायालय तक गया, लेकिन फिर भी मैं बार बार जौरा आता रहा, ग्वालियर आता रहा। तो इन दो जगहों का मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जौरा मेरी जन्मभूमि थी और ग्वालियर मेरी कर्मभूमि। इस जन्मभूमि से कर्मभूमि तक आना और कर्मभूमि से सब कुछ प्राप्त करने की यात्रा जो है, इस यात्रा में मेरे माता पिता भाइयों का अथक संघर्ष और त्याग रहा है। जौरा ने मुझे केवल जन्म नहीं दिया बल्कि संस्कार भी दिए और जीवन का मजबूत आधार दिया, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। उसने सिखाया कि अभाव कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि वह किसी व्यक्ति के संकल्प को अजेय बना देता है।
और आपने डॉक्यूमेंट्री में कि मुझे अभाव के बारे में कभी बताया और मुझे लिए कहा गया, लेकिन वो वाक्य मेरे लिए अजेय बन गया और मैंने उस वाक्य के दम पर सब कुछ हासिल कर लिया। जब मैं कर्मभूमि करता हूँ तो सबसे पहले मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, माननीय स्वर्गीय आर.सी. लाहौटी साहब का, उनका मैं आदर के साथ नमन करता हूँ। उन्होंने मैं केवल व्यावहारिक पहलू ही नहीं बताए, विधि की बारीकियाँ क्या होती हैं, हम उसको कैसे ढूंढते हैं, प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद जब कोई फैसला हो जाए तो उसके बारे में कैसे रिएक्ट करना है, ये सब चीज़ें उन्होंने हमको सिखाई। एक संस्मरण मैंने जब सोवेनियर उनके सीजीआई बनने के बाद लिखा था, उस संस्मरण के कुछ पार्ट इस तरह के हैं कि जब मैं किसी केस में उपस्थित नहीं हो पाया तो न्यायालय का रुख विपरीत था, परिस्थितियां विपरीत थीं और उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया कि जिसमें मेरी गलती के लिए उन पर भी आक्षेप कहीं आया। वो मुझे कभी स्वीकार नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं सोच ही रहा था कि उनका ऑर्डरली आया मेरे पास और उन्होंने कहा साहब आपको याद कर रहे हैं। मैं गया उनके पास, तो बोले माहेश्वरी जी आप शाम को घर आइए। ठीक है सर, आता हूँ। जब मैं शाम को घर पहुँचा तो मैं उद्वेलित था और उस जो मेरी उद्वेलित अवस्था थी, मैंने उन्होंने कहा कि सर इस तरह का कैसे कह सकता है कोई बेंच में। तो बोले आप बैठिए मैं आता हूँ। उनकी आदत थी कि जब कोई व्यक्ति गर्म स्वभाव में आए तो उसको बैठा दो 10 मिनट के लिए, पानी वानी पिलाओ, शांत हो जाएगा, फिर उससे बात करेगा। मैं लौट के आया तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, माहेश्वरी जी केस हैं, केस में अपनी बात रखना, कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, कोर्ट के रिएक्शंस को नहीं देखना चाहिए। यदि कोर्ट का रिएक्शन तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था, मेरे प्रति भी अच्छा नहीं था, एक काम करते हैं, ऐसा करो तुम यहाँ से प्रैक्टिस छोड़ के मुरैना चले जाओ, मुरैना में किसी जज से झगड़ा हो जाए तो जौरा चले जाना, और जौरा भी किसी जज से झगड़ा हो जाए तो घर बैठ जाना, और मैं भी रिजाइन कर देता हूँ। अरे भाई, किसी आदमी का कोई भी भाव हो सकता है, क्या उससे हमारी कार्य करने की शैली या हमारा सही रास्ता उस रास्ते को हमको भटका सकता है? आप अपना काम करिए, उन्होंने अपना काम किया, चाहिए इन सब चीज़ों से कभी कुछ नहीं होता। दूसरा उदाहरण, रेंट कंट्रोल एक्ट में मुझे याद है कि सेक्शन 12(1) में एक ऐसा फैसला हो गया जिसमें हम थे, उसने कहा कि अगर एरियर्स ऑफ रेंट इवन आफ्टर डिक्री भी पेश हो जाते हैं तो इविक्शन की डिक्री नहीं हो सकती। आई वॉज वेरी मच अफ्रेड हाउ दिस जजमेंट कैन बी देयर। आफ्टर डिलीवरी ऑफ दैट जजमेंट आई वॉज कमिंग डाउन, मैं उस स्टेयर से नीचे आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा सर हाउ दिस जजमेंट कैन बी, दिस इज कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। नीचे तक आके वही उन्होंने अख्तियार किया। जब गाड़ी में मैं बैठा, मैं ड्राइव कर रहा था, वो चले साथ में मेरे, बोले माहेश्वरी जी जजमेंट हुआ, सही था गलत था, उसका रास्ता है, और रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में जाना, उस पर कमेंट करना नहीं होता। हमारा काम अपना पक्ष रखना है, हमने पक्ष रखा, फैसला जो भी आया उसे स्वीकार करिए। यदि फैसले में कानूनी बिंदु है और आप कहना चाहते हैं तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय बना हुआ है। तो उनका जो बातें कहने का तरीका था वो ऐसा हुआ करता था
कि वो न्यायालय की गरिमा का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने कहा न्यायालय की गरिमा के खिलाफ हमारे को नहीं बोलना, हमको जो कुछ भी करना है अपनी प्रोसेस ऑफ लॉ में हम क्या कर सकते हैं हम उसकी बात करें और उसी पर आगे चलें। ये थे उनकी ऊंचाइयाँ। यदि मैं अपनी जन्मभूमि की बात करूं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप हर बार जौरा जाते हैं, तो एक चीज़ मेरे दिल और दिमाग में ध्यान में आती है कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसकी शक्ति उसकी शाखाओं में नहीं, उसकी जड़ों में होती है। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का फंक्शन हो रहा था और मैंने अपना वक्तव्य दिया, तो मैंने उसमें कहा था उस विदाई समारोह में कि सफ़र लंबा था मगर ठीक से गुजर गया। ये ठीक से गुजर गया, जब मैं उसकी स्टोरी देखता हूँ तो मुझे कर्मभूमि और जन्मभूमि की उन जड़ों से नज़र आती है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। यदि मैं किसी संदर्भ की बात करूं, वस्तुस्थिति में कोई आदमी बड़ी अच्छी कविता लिखी, उसकी 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि जो जीत जाओ तो कई अपने ही पीछे छूट जाते हैं और जो हार जाओ तो कई अपने ही पीछा छोड़ जाते हैं। मित्रों, मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि जो लिखा है ना, इसके विपरीत सब कुछ मुझे आप सब लोगों ने मेरी लाइफ में मुझे दिया है। जबकि आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में, मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या होगा। जब मैं जौरा से निकला तो मेरे पास केवल सपने थे, मेरी थॉट प्रोसेस थी और एक कार्य करने का संकल्प या कार्य करने का मादा था। न मंजिल का पता था, न रास्ते का गुमान, फिर भी चलता रहा मैं लिए ढेरों अरमान। ये अरमान जो थे, लेकिन उन अरमान के लिए एक थॉट प्रोसेस की आवश्यकता होती है और साथ में हमें कर्म करना होता है। आप सब वो लोग हैं जो आज यहाँ इस सभागार में बैठे हैं, जिन्होंने मेरी प्राथमिक अवस्था और आज की अवस्था पूरी देखी है, उसको देखा है, मेरे साथ जिया है और आज उसका एहसास मुझे कराया है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और नमन करता हूँ इस बात के लिए। तो मैं देखता हूँ परिवार शब्द का उपयोग हुआ। क्या परिवार हमारा जिनसे खून का रिश्ता होता है, केवल वही परिवार है? मेरे लिए परिवार की परिभाषा कुछ बड़ी है और उस परिवार में वो सब शामिल हैं जिनने मेरे परिवार के लोगों के साथ मेरे हर कदम पर मुझे सहयोग दिया। सहयोग कई प्रकार का हो सकता है। सहयोग का मतलब ये नहीं कि मैं किन्हीं के पास जाऊं और उनसे हेल्प ले लूं। सहयोग मन, क्रम और वचन तीनों से होता है। तो आप सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। यदि मैं सहयोग की बात करूं तो सबसे पहले मेरा निज परिवार शामिल है, जिसमें मेरी अर्धांगिनी, जिन्होंने हर समय हर पल मेरा साथ दिया और मेरी प्रेरणा बनी। मेरे बच्चे, जिन्होंने मेरी व्यस्तताओं के चलते बिना किसी शिकन अनगिनत समझौते किए, और इसके आगे मेरे बड़े भाई, मेरे भतीजे, मेरी बहुएं, जो हमेशा मजबूत बनकर ढाल की तरह से मेरे सामने खड़े रहे। उन्होंने कभी मुझे ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना दिया, क्योंकि मैं सोशल था।
तो ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करने दिया कि मुझे कभी उसके लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़े। मैं अपना कार्य करता रहा और आप सब लोग भी उसी दहली के पात्र हैं जिस पर मेरा परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली या आप सब उस परिवार का पात्र हैं। आप उसका पार्ट हैं इसलिए, और आपने जो मेरे लिए विचार किया, समर्पण किया, मैं उसके लिए माहेश्वरी परिवार के साथ साथ आप सबको पुनः नमन करता हूँ। जब मैं आगे की बात करूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत युवा साथी अभिभाषक लोग बैठे हुए हैं। मित्रों, एक विचार है और ये विचार अभिभाषकों के दिमाग में हमेशा रहता है। एक दो पंक्तियां हैं, मैं आपको बताता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कुछ दूंगा। हर वकील को एक पहलू होता है और दूसरे वकील का दूसरा पहलू होता है। ये पहलू समझना, रखना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बाज को आसमान गहरा लगता है, मछली के मुताबिक समंदर गहरा है। दोनों ही गलत नहीं, बस दोनों की दुनियाएं अलग हैं। बाज ने कभी समंदर की तलहटी नहीं देखी, मछली ने कभी बादलों की ओर नहीं झांका। जो जितना देख पाता है सच उसे उतना ही दिखाई देता है। मतभेद हमेशा अज्ञान नहीं होते, कई बार वे अनुभवों का अंतर होते हैं। ये अभिभाषकों के लिए पूरी कार्य की शैली है। जब भी हम किसी केस में अपने केस के साथ डिफेंस का केस देख लेते हैं, अपने केस की बारीकियों के साथ डिफेंस की बारीकियां देख लेते हैं, और उसमें से जैसे ही हम बारीक कोई भी सुई निकाल लेते हैं, ये सुई आपको, मुझे ऐसा लगता है, उस केस की जड़ तक ले जाएगी। और यही हम इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और बजाय फैक्ट के कृपया आप इंटरप्रिटेशन पर जाइए और एक तरफ नहीं, दोनों पहलुओं को सोच करके देखिए। ये केवल हमारा माइंडसेट है। इस माइंडसेट के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। ये मत सोचिए कि समंदर और आसमान, हम जहाँ हैं हम सबसे बड़े हैं। मेरे गुरु ने एक पत्र लिखा था, उसकी पहली लाइन लिखी थी, जब मैं जज बन गया 25 नवंबर को मुझे मिला, तो उसमें पहली लाइन थी, जितेन यू शुड राइड द चेयर, चेयर शुड नॉट राइड यू। फिर उसके नीचे भावार्थ लिखा था। उन लाइनों का मतलब था कि आप जहाँ भी हैं, आप अपने आप को सर्वोच्च न माने, आप अपने कर्म को सर्वोच्च माने, और ये कर्म ही आपको सर्वोच्च ले जाएगा। इसका मतलब ये था। यदि मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि उस लेटर की वो 2 लाइनें मुझे मेरे ज़िंदगी के विज़न को बदलने के लिए पर्याप्त थी। और आप यकीन मानिए, मैं आप सब लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ, पद, प्रतिष्ठा, धन आप आसानी से अर्जित कर सकते हैं, लेकिन लोगों की यश, लोगों का अंदर की दुआएं आप जब भी प्राप्त कर सकते हैं जब आप दिल से हर चीज़ों पर कार्य करेंगे और आप रास्ते सीधे चलते रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी न ढूंढें, पॉजिटिविटी ढूंढें। और पॉजिटिविटी में यदि मैं किसी के साथ में जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इसमें ये कमियाँ हैं, तो उसमें कुछ खूबियाँ भी हैं, मैं उन खूबियों को लेके चलूँ। कमियाँ मुझ में भी हैं, आप में भी हैं। ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर जिसमें कमियाँ नहीं हैं? लेकिन यदि मैंने कमियों की तरफ, समय आपके पास उतना ही है, जो कुछ करना है आपका दिमाग उतना ही है, आप उसको किधर ले जाएंगे ये आपकी पूंजी है, आपको सोचना है। 5 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी शोहरत पर दाद देता होगा जमाना, मेरे चाहने वाले तो मेरी बदनामी वफा पर फिदा हैं।
मेरे चाहने वाले तो मेरे बदनाम वफा पर पैदा हैं। एक चीज़ को ध्यान रखिए, किसी की कहने से शोहरत मिल गई नहीं, शोहरत कहने की चीज़ नहीं, एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं। लोग किसी के कहने से आपको बदनामी मिल गई नहीं, अपना अंतर्मन जरूर ढूंढिए कि इस अंतर्मन में क्या है और क्या नहीं है। आज मैं पद से रिटायर हो रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं आज पद से रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन ये रिटायरमेंट नहीं, ये रीअटायर है। रीअटायर मीन्स आप जानते होंगे कि अब मैं कोई नया दूसरा चोला पहन करके आपके सामने उपस्थित रहूँगा। ये मेरे लिए ज़िंदगी का खूबसूरत अवसर है और आप सब लोग, परिवार के लोगों ने ये मेरे लिए ये कार्यक्रम रखा। मैं अपने अंतर्मन से आपकी साधुवाद देता हूँ, आपको नमन करता हूँ और जो मेरे दिल की बात है वो 2 पंक्तियों में कह के मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा। वो ये है कि जो मैं अभी सोचता हूँ, न पूछ कितनी दूर जाना है अभी बाकी, न पूछ कितनी दूर जाना है अभी बाकी, ज़िंदगी का सफ़र है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। मित्रों, 5 बातों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम दूंगा। नंबर 1, कृपया अपनी मातृभूमि से प्रेम करना न भूलें। नंबर 2, अपने कर्म भूमि के प्रति निष्ठा अवश्य रखें। अपने शुभचिंतक व मित्रों व जितने भी लोग आपके आसपास हैं उन सब के साथ स्नेह बनाकर रखें। ह्यूमैनिटी से प्यार करें और उस प्रेम के लिए कर्म करें। बुरा सोचना व बुराई देखना बंद कर दें और अपने समय का सदुपयोग करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे मेरी भावनाओं को आपके साथ शेयर करने का अवसर दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हो रहा रिटायर, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर ना ऑफिस की दौड़ लगाऊंगा। पर याद बहुत आएंगे कल, पर याद बहुत आएंगे कल, ऑफिस में गुजरे वो पल। नोक झोंक कभी प्यार की बातें, नोक झोंक कभी प्यार की बातें, हंसी ठहाके और मुलाकातें। ये यादें वो यादें हैं, मैं कैसे इन्हें भुलाऊंगा। जीवन का प्यारा सफर था ये, मैं नहीं इसे भूल पाऊंगा। ये ऐसी जमा पूंजी है मेरी, मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा। हो रहा रिटायर, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जय हिंद, जय भारत।